नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी विषय में व्याकरण भाग से समास को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि समास क्या है। समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। समास को जानने के लिए सबसे पहले समास के अर्थ को समझते हैं। समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सम और आस। सम का अर्थ है संक्षिप्त और आस का अर्थ है कथन या शब्द। इस प्रकार समास का अर्थ हुआ संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, यानी लंबे लंबे वाक्यों को जब हम लोग संक्षिप्त रूप में बोलते हैं तो वही समास है। अब जानते हैं समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या होता है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीन शब्द मिलकर एक नया शब्द राजपुत्र बना है, तो ये राजपुत्र हमारा समास हो गया। उसी तरह से चार राहों का समूह, यहाँ पे चार राहों का समूह, ये सारे शब्द मिलके चौराहा बना है, तो चौराहा हमारा समास हो गया। समास प्रक्रिया में कुछ तथ्यों को समझना बहुत आवश्यक है। वे सारे तथ्य हैं समस्त पद, समास विग्रह, पूर्व पद और उत्तर पद। अब जानते हैं कि समस्त पद क्या है। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। हम समास के नियम से जो समास हमारा बनता है, जो समास बनाते हैं, वो शब्द को हम लोग समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं। अब है समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जब हम समस्त पद को अलग अलग कर देंगे, उनके सारे पदों को अलग अलग कर देंगे, तो वो जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया हमारा समास विग्रह कहलाएगा। जैसे नीलकमल। नीलकमल पूरा जो है वो समस्त पद है। इसको जब हम लोग अलग अलग करते हैं, नीला है जो कमल, तो ये अलग करने की जो प्रक्रिया हुआ, ये जो हमारा शब्द अलग अलग हो गया, वो समास विग्रह हो गया। अब है पूर्व पद और उत्तर पद। तो समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इसे हम लोग पहले पद और दूसरे पद के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे राजपुत्र। राजपुत्र में राज पूर्व पद और पुत्र उत्तर पद है। इसे हम लोग पहला पद, इसे दूसरा पद भी कह सकते हैं। यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं। राज पूर्व पद और पुत्र उत्तर पद। अब जानते हैं समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? सामान्यतः मुख्यतः समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब जानते हैं अव्ययी भाव समास। पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। जिस समास का पहला पद अव्ययी तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहता है कि जिसका पहला पद यानी पूर्व पद अव्ययी, जो कभी व्यय ना हो, जो कभी परिवर्तित ना हो, हमेशा एक जैसा रहे, जिसमें कभी कोई विकार ना आए। जिस समास का पहला पद अव्ययी हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहचानने का और एक नियम है, और हम लोग इसको इस प्रकार पहचान सकते हैं कि जिसका पहला पद प्रायः क्या होता है? उपसर्ग होता है। उपसर्ग जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा आदि से शुरू होने वाले शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं। जो शब्द इस प्रकार के शब्दांशों से शुरू हो वे सारे शब्द हमारे अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। जैसे प्रतिदिन, आ, जन्म, अनुरूप,
इसमें प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। कभी कभी अव्ययी भाव समास में ऐसा होता है कि एक ही शब्द जब बार बार आए तो वो भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन। द्वंद्व समास में भी ऐसा होता है, एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन वहाँ पे दोनों शब्द पूर्व पद और उत्तर पद का अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है। और अव्ययी भाव समास में ये दोनों पद जो होते हैं इसका अर्थ विपरीत नहीं होता है। अब है हमारा तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका पहचान क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये तत्पुरुष समास है? इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, जब इसका विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह आता है। जैसे को, से, के लिए, का, के, की, में, पर आदि इस प्रकार से कारक चिन्ह आएंगे। जैसे धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब धर्म ग्रंथ का विग्रह किए तो यहाँ पे का कारक चिन्ह आया, इसमें को आया, यहाँ से आया और यहाँ पे के लिए आया। तो जब विग्रह करेंगे और विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह आए तो वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें कहता है कि पूर्व पद और उत्तर पद में तुलना किया जाए या फिर पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो तो ऐसा समास कर्मधारय समास कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि उपमान किसको बोलते हैं, उपमेय किसे कहते हैं, विशेषण और विशेष क्या होता है। उपमान जिससे तुलना की जाए उसे हम लोग उपमान कहते हैं और जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। विशेषण हम लोग जान रहे हैं, विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक है विशेष, जिसकी विशेषता बतलाया जाए उसे विशेष कहते हैं। इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे, कमल नयन। यहाँ पे नयन का तुलना किया गया किससे, कमल से। कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। तो हम लोग देखते हैं कि सबों में किसी न किसी से तुलना किया गया है। और एक पहचान यह भी है कि जब कर्मधारय समास का विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो के समान जैसे शब्द आते हैं। कमल नयन का विग्रह करेंगे तो क्या आया, कमल के समान नयन। यहाँ पे आया के समान आया। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। महापुरुष, महान है जो पुरुष, यहाँ पे है जो, यहाँ मेरा है जो आया। इस तरह से जब शब्द आए विग्रह करने पर तो वो समास कर्मधारय समास कहलाता है। अब चौथा है हमारा द्विगु समास। पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। कहता है कि पूर्व पद जो हो वो कैसा हो, संख्यावाचक विशेषण हो। तो द्विगु, द्विगु में द्वि अपने आप में एक संख्या का द्योतक है, इसलिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। इसका एक और भी पहचान है कि इसमें क्या होगा, समूह या समाहार का बोध होगा। इस समास के जितने भी शब्द होंगे, जो भी होंगे, उसको सुनने से क्या होगा, समूह का बोध होगा। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह। त्रिलोक, तीनों लोकों का
समाहार, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। हम लोग इसको समानतः यही याद रखेंगे कि जिस समास का पहला पद में संख्या के द्योतक हो, संख्या बताने वाला हो, वो द्विगु समास होता है। अब 5वां है द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसमें है कि दोनों पद समान है, दोनों पद प्रधान होता है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है। तो इसका एक और यह भी पहचान है कि दोनों पदों के बीच में प्रायः योजक चिन्ह जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि दोनों पद एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होंगे। जैसे पाप पुण्य, पाप का उल्टा जो है पुण्य है और दोनों के बीच में योजक चिन्ह है। नदी नाले, यहाँ भी योजक चिन्ह को देख रहे हैं। ऊंच नीच, यहाँ भी हमारा योजक चिन्ह आ रहा है। और जब इसको विग्रह करते हैं तो क्या आता है, पाप पुण्य को विग्रह करने पर पाप और पुण्य, नदी नाले को विग्रह करने पर हम पाते हैं कि नदी और नाले बनता है, और ऊंच नीच को विग्रह करते हैं तो ऊंच या नीच। यहाँ पे हमारा और आया, यहाँ भी और आया, यहाँ पे आ आया। तो जब और, अथवा, या, एवं जैसे शब्द आए विग्रह करने पर तो वो समास द्वंद्व समास कहलाता है। छठा हमारा है बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान न हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अब इसमें बोल रहा है ना पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि क्या होगा, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेगा तो वो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी इसमें हमारा एक विशेष अर्थ आएगा। जैसे चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात कौन, विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, अर्थात कृष्ण। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक विशेष अर्थ निकल रहा है। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शिव। जब विशेष अर्थ निकल जाए जिसमें, वो हमारा बहुब्रीहि समास होगा। इन 6 समास के अतिरिक्त एक और समास होता है नय समास। जिस समास के पूर्व पद निषेध सूचक नकारात्मक शब्द लगे हों उसे नय समास कहा जाता है। यानी नय समास में क्या होता है, उसके पूर्व पद में निषेध सूचक शब्द लगे होंगे। निषेध सूचक शब्द किसको बोलेंगे, अन, ना, गैर, ऐसे शब्द निषेध शब्द कहलाते हैं, निषेध सूचक शब्द कहलाते हैं। तो जिस समास के पूर्व पद में इस तरह के शब्दांश लगे हों उसे हम नय समास कहेंगे। जैसे अधन, अ मतलब नहीं, या न धर्म, जो धर्म नहीं हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधर्म बोलते हैं। उसी प्रकार से है अनावश्यक, गैर वाजिब, नापसंद। नय समास जो है वो तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है।